सबसे पहले मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए सभी पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने आपका कीमती वक्त निकालकर आज हमारी बात जनता के माध्यम आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए आपने अपना वक्त दिया। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की वजह जनता के बीच 3 अहम मुद्दों को लेकर हम आज जाने जा रहे हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम 3 प्रमुख विषयों पर अपनी बात रखेंगे। जैसा कि हाल ही में हमने देखा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 मोदी सरकार ने हाल ही में लोकसभा के अधिवेशन में इंट्रोड्यूस किया, उसको प्रपोज किया। अगर हम वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो डेफिनेशन है, उसे अगर समझेंगे, वो ये है कि मज़हब इस्लाम में वक्फ का मतलब एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है जो कि मज़हब के नाम पर अल्लाह के लिए अपनी जायदाद, अपना माल परमानेंटली ताहयात इस जायदाद को अल्लाह के लिए वक्फ करना, दान करने का मतलब वक्फ होता है। और इसी को लेकर मोदी सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम लोग इसका पुरजोर इसकी मुखालिफत करते हैं और इसका विरोध करते हैं। और हम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, ये आने वाले वक्त में हम आपके सामने बात रखेंगे। दूसरा अहम विषय हम लोग आप लोगों के सामने जो रखने वाले हैं वो ये है कि इसके विरोध के लिए हमारे आने वाले वक्त में क्या हमारे स्टेप्स होंगे, क्या हम करने जा रहे हैं और इसके आगे की हमारी रणनीति क्या होगी। पहला जो अहम विषय है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का विरोध क्यों। जैसा कि आप सब जानते हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 एक असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और मुस्लिम विरोधी बिल लाया गया है। हम इसे असंवैधानिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जो संगठन है, इसका जो कंपोजिशन होगा, वो ये कहता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल ये कह रहा है कि वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम भाई और बहन कोई भी इसका मेंबर या चेयरमैन बन सकता है। ये सरासर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 5 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में है। मैं आप लोगों के सामने आर्टिकल 16 सब क्लॉज 5 पढ़कर सुना दूं, जो क्लियर कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज लॉज टू स्टिपुलेट दैट सर्टेन offices related to religious or denominational institutions must be held by persons professing a particular religion or belonging to a particular denomination। इसका खुला मतलब यह है कि कोई भी धार्मिक संस्था में उसी धर्म के लोग उसके मेंबर होना चाहिए। लेकिन यह बिल दूसरे समाज के लोगों को मेंबर या चेयरमैन बनाकर संविधान का विरोध करता है, संविधान के इस अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 5 का उल्लंघन करता है। अगर हम पूरे देश में देखेंगे, जितने धार्मिक संस्थाएं हैं, ये तमाम धार्मिक संस्थाओं में, चाहे आप तमिलनाडु, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, इन तमाम जगहों पर अगर आप देखेंगे, हिंदू एंडाउमेंट जो ट्रस्ट है, सिख एंडाउमेंट ट्रस्ट है, या हमारे हिंदू भाइयों की जितने जो 4 अहम धाम हैं, चारों धामों में ये खुले तौर पर कहा गया कि किसी भी दूसरे समाज का व्यक्ति इसका सदस्य, इसका चेयरमैन नहीं हो सकता। ये बात सही भी है, लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नाइंसाफी क्यों कि हमारे वक्फ बोर्ड में हमारे लिए वक्फ काउंसिल बनाई जाती है। ये हमारा धार्मिक मामला है, ये हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ का मामला है।
लेकिन उसके बावजूद हमारे वक्फ बोर्ड में ये कहते हैं कि नॉन मुस्लिम भी आपका मेंबर या आपका चेयरमैन होगा। ये सरासर संविधान के विरोध में सिर्फ आर्टिकल 16 का ही खिलाफ नहीं हो रहा है, बल्कि आर्टिकल 25 का भी उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 25 का उल्लंघन किस तरह होता है? आर्टिकल 25 कहता है कि हर व्यक्ति, हर नागरिक को अधिकार है अपने धर्म को मानते हुए उस पर चलने का, उसका प्रचार करने का, प्रसार करने का। जब हमारा धर्म हमें इजाज़त देता है कि हम हमारी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हमारा दान, जो कुछ है अल्लाह के लिए, अगर कोई ज़मीन जायदाद वक्फ करते हैं तो ये हमारे मजहबी मामला है, इसमें सरकार दखलंदाजी नहीं कर सकती। उसी तरीके से आर्टिकल 26 का भी इसमें उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 26 क्लियर कहता है कि कोई भी धार्मिक संस्था पर उसी समाज के लोग वहाँ पर बैठेंगे और उसी को वो लोग मैनेज करेंगे। तो हमने जिस तरह आप लोगों के सामने बताया कि ये असंवैधानिक है, और दूसरी वजह हम इसका विरोध जो कर रहे हैं वो ये है कि समाज में इससे जो सामाजिक सलोखा है वो बिगड़ जाएगा। आपस में मतभेद क्रिएट करने का काम ये सरकार कर रही है, और किसी तरह मुस्लिम कब्रस्तान, ईदगाह, मस्जिदें, मदरसे जैसे हमारी धार्मिक संस्थाओं पर सरकार की नज़र है। और हमारा आरोप है कि हो सकता है सरकार हमारे मस्जिदें, हमारी ईदगाह की ज़मीन, कब्रस्तान की ज़मीन भी हड़पना चाहती है, और अपने दोस्तों को ये ज़मीनें बेचने का इनका इरादा तो नहीं है, ऐसा हमारा इन पर आरोप है। इसी के साथ साथ हमारा जो तीसरा कारण है इसका विरोध का, वो ये है कि सरकार कलेक्टर को ज़्यादा पावर देती है इस बिल के माध्यम से, और कलेक्टर को अधिकार होगा कि मुसलमानों की वक्फ की जायदाद मुसलमानों की है, वक्फ की है या नहीं है, ये डिसाइड करने का अधिकार वक्फ ट्राइब्यूनल को कम कर ये कलेक्टर को देने का काम कर रही है। वक्फ का जो पूरा संगठन है उसे डाइल्यूट करके, उसे ख़त्म करके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मदाखलत करने का काम ये सरकार कर रही है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और कड़ा विरोध करते हैं। एक आखिरी अहम बात जो अब तक बहुत लोगों के सामने नहीं आई वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में, वो ये है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल सरकार ने जब कोई भी लीगल डिस्प्यूट खड़ी होती है तो उसे एक टाइम फ्रेम रहता है आपको कोर्ट में जाने का, 3 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, 12 साल के अंदर, 9 साल के अंदर। लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ने लिमिटेशन पीरियड ही हटा दिया है। अगर आपकी 100 साल पुरानी वक्फ की कोई ईदगाह की ज़मीन होगी तो वो 100 साल पुरानी की हुई वक्फ की ज़मीन को कोई भी आदमी आज उठकर कहेगा कि ये हमारी जगह है, इस पर स्टे दे दीजिए, इसका यूजेज बंद हो जाएगा। तो ये सरासर मुसलमानों की ज़मीनों पर सरकार बुरी नज़र ताक कर बैठी है, और इसके लिए हमारा लाए अमल तैयार होना बहुत ज़रूरी है। हम आप लोगों के माध्यम से अवाम से अपील कर रहे हैं कि आप सब ख़ास तौर से इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का विरोध करिए, और इसका विरोध करने के लिए अलग अलग माध्यम हैं। सरकार ने 30 अगस्त 2024 को एक नोटिफिकेशन निकाला, एक एडवर्टीजमेंट निकाला, जिसमें उन्होंने पूरी क्लियर एक सजेशंस मांगे, ऑब्जेक्शंस मंगवाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऑब्जेक्शंस की तादाद बहुत कम है। आज ये पत्रकार परिषद बुलाने का मकसद ये है कि हम किसी भी तरह बेदारी पैदा कर सके और अवाम में इसका विरोध, इसका ऑब्जेक्शन होना चाहिए, इसकी अपील हम अवाम से कर रहे हैं।
और ये अपील सिर्फ मुसलमानों से नहीं है, बल्कि हर समाज से है। क्रिश्चियन समाज से, दलित समाज से, सिख भाइयों से, हमारे हिंदू भाइयों से, हर समाज से हम अपील कर रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का विरोध करिए। इसका मुख्य कारण यह है कि अगर आप इस बिल का विरोध आज नहीं करेंगे तो आज मुसलमानों की बारी है, कल सिख भाइयों के गुरुद्वारों की ज़मीन पर सरकार नज़र ताकेगी, फिर उसके बाद हमारे हिंदू भाइयों के मठों पर इनकी नज़र होगी। तो ये सरकार किसी भी तरीके से हिटलर शाही के रास्ते पर है और ये चाहते हैं कि धार्मिक संस्थाओं की जो ज़मीनें हैं उसे रेगुलेट कर कर उस पर कब्जा कर ले और अपने दोस्तों को इसे प्राइवेटाइज कर कर बेच दे। तो ये चीज़ को रोकने के लिए हम सबको चाहिए कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का विरोध करें और ऑब्जेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा फाइल करें। जैसा कि हम देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि एक पोर्टल बनाया गया है जिस पोर्टल का नाम वक्फ बिल 2024 है। मैं आपको इसे किस तरह ऑपरेट करते हैं मैं आपके सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि देखिए, आप इस पर वक्फ WAQFBILL2024 टाइप करिए और इस वेबसाइट पर जाइए। इस वेबसाइट पर आपको सिर्फ अपना नाम दर्ज करना है। पूरा टेम्पलेट लोगों ने तैयार कर रखा है। अपना नाम दर्ज करने के बाद सेंड ईमेल करिए और जब आप सेंड ईमेल के टैब को खोलेंगे तो आपको ईमेल डायरेक्ट बताएगा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सांसद के इस ईमेल पर आपको अपना ईमेल, अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करना है और इस पोर्टल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हम सबको करने की ज़रूरत है। और अपना ऑब्जेक्शन आपको सेंड बटन दबाकर यहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा। और ये जब आप करेंगे तो जिस तरह आपने लोकसभा इलेक्शन में हमने देखा कि हिंदुस्तान की जनता ने मोदी सरकार को कमज़ोर किया और अपोजिशन को मजबूत करने का काम किया, और यही वजह है कि जब लोकसभा में ये विधेयक सामने आया तो अपोजिशन स्ट्रांग था, इसीलिए उसकी कड़ी निंदा हुई, उस पर डिबेट हुई और इंडिया अलायंस के जितने सांसदों ने इसका विरोध जो पुरजोर आक्रामकता के साथ किया, इसीलिए ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को इसे रिव्यू के लिए भेजा गया। अगर अपोजिशन कमज़ोर होता तो जिस तरह पुराने अब तक बिल मोदी सरकार ने 10 साल में निकाले, शायद ये भी काला कानून पास हो जाता। इसीलिए मैं हिंदुस्तान में जो इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल हैं, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस विधेयक का, इस बिल का आक्रामकता के साथ विरोध किया। इसी के साथ साथ आप लोगों को मैं बताता चलूं कि हमारी बातचीत जितने स्टेक होल्डर्स हैं, लॉयर्स की टीम, समाज के हमारे जितने जिम्मेदारान हैं, उनसे बातचीत हो रही है और आने वाले वक्त में हमारी उम्मीद है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो पार्लियामेंट की रहेगी वो आने वाले वक्त में इस बिल को विड्रॉ करवाएगी सरकार से। और यदि ये बिल विड्रॉ नहीं होता है, यदि ये बिल विड्रॉ नहीं होता है तो हम देखेंगे अपनी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह होगी कि हम सबसे मशवरा कर कर, ख़ास तौर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान से रहनुमाई लेकर मैंने ये तय किया हूँ, अगर ये बिल पास होता है गलती से तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की भी मेरी खुद की तैयारी रहेगी। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि संवैधानिक प्रावधान के माध्यम से ये बिल टिक नहीं पाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनली ये सक्सेसफुल नहीं होगा और हिंदुस्तान की अदलिया इस बिल को रोकने का काम करेगी।
मैं आप लोगों को आखिरी में बताता चलूं कि बहुत जल्द हम दिल्ली का दौरा निकालने वाले हैं और दिल्ली जाकर जितने सेकुलर जहन के लीडरान हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, खरगे साहब हो, शरद पवार साहब हो, और ख़ास तौर से चंद्रबाबू नायडू साहब, नीतीश कुमार जी और जितने प्रमुख घटक दल हैं, इन लोगों के पास जाकर हम इनसे अपील करेंगे कि आप लोग, अखिलेश यादव साहब हो, तेजस्वी भाई हो, चिराग पासवान जी हो, ममता बनर्जी जी हो, जो कोई भी सेकुलरिज्म में विश्वास रखता है, उनके पास हम जाएंगे और उनसे अपील करेंगे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल किसी भी तरह पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये हर समाज का आने वाले भविष्य में मसला बनेगा। इसीलिए हमारी आप सबसे अपील है, जनता से अपील है कि इसका विरोध करिए। इसका विरोध आप ईमेल के द्वारा कर सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया, आप लेटर लिख सकते हैं, उसका एड्रेस वेबसाइट पर है, वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसी के साथ साथ आप फैक्स भी कर सकते हैं, और वक्त पड़ने पर लोकशाही मार्ग से अमन व अमान के साथ सड़क पर भी आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता पड़ी तो हम वो भी करने के लिए तैयार रहेंगे। हम लोगों ने 4 जून 2024 को देश में जो लोकसभा के रिजल्ट आए, उसके बाद से देश की फिजा बदल चुकी है, और जो सरकार आज बैठी हुई है, ये मोदी सरकार, ये फासिस्ट ताकतें, ये बौखलाई हुई है, और आने वाली विधानसभा की तैयारी में ये लगकर वक्फ अमेंडमेंट बिल जैसे कानूनों को लाकर सिर्फ यही कानून नहीं लाया जा रहा है, बल्कि ऐसे एलिमेंट, ऐसी पॉलिसीज, ऐसे स्टेटमेंट लगाए जा रहे हैं जिसके ज़रिए समाज में हिंदू मुस्लिम एकता को धक्का लगे। हाल ही में हमने देखा, इसी का एक उदाहरण, एक भोंदू बाबा रामगिरी हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपशब्द कहता है, गलत सलत कहता है। हमारी सरकार को चेतावनी है कि हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई भी अगर बेहुरमती करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुसलमान ही नहीं बल्कि हर समाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करता है, और आप इस तरह बात करके सिर्फ मुसलमानों के ही दिल को ठेस नहीं पहुंचा रहे, बल्कि हिंदुस्तान की जो एकता अखंडता है उसको ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्हीं का एक टट्टू छोटा नितेश राणे भी कहता है कि मुसलमानों को हम घुसकर मारेंगे। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र में सरकार है या नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति क्या चल रही है। क्या महाराष्ट्र की पुलिस सोई हुई है? क्या इन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि हेट स्पीच दी जा रही है, मारने की बात हो रही है? महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मेरी अपील है कि आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को पढ़िए, हेट स्पीच के बारे में जो कहा गया उसे पढ़िए, और पढ़कर इन दोनों को जेलों की सलाखों के पीछे डालने की हमारी मांग है। और अगर ये नहीं होगा तो आने वाले वक्त में लोकशाही मार्ग के साथ आंदोलन खड़ा किया जाएगा। हमने हाल ही में एक हादसा देखा। वो हादसा ये था कि एक बुजुर्ग को 40 गांव के हमला किया जाता है, उन पर एक शक के बिना पर माना जाता है। महाराष्ट्र की संस्कृति शर्मिंदा हुई। ये सारे जो कारनामे हो रहे हैं, ये सरकार के प्री प्लान कारनामे, ऐसा हमारा खुला आरोप है। और ये बौखलाए हुए हैं, इन्हें लगता है कि ये सरकार में नहीं आने वाले हैं। और ये बात सही है कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की सरकार बदल रही है, फिजा बदल रही है, और सेकुलर जमातें इंशाअल्लाह मजबूत होगी, जिसके ज़रिए हिंदुस्तान का संविधान बचाया जा सकता है, ऐसी हमारी उम्मीद है।
मैं सियासी बात नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन इन लोगों पर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है, ऐसी हमारी मांग है। और इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में ईद मिलादुन नबी का भी मौका है, गणेश चतुर्थी का भी त्यौहार मनाया जा रहा है। ऐसे मौके पर कुछ ताकतें अमन व अमान को धक्का लगाने का काम कर रही है। हम सबको चाहिए, मैं नौजवानों से ख़ास तौर से अपील करूंगा कि आप किसी भी बहकावे में ना आए, किसी के भी भड़काने में ना जाएं। हमें अमन व अमान महाराष्ट्र में बरकरार रखने की ज़रूरत है और किसी भी समाज को चाहिए कि हम मोहब्बत और खुलूस के साथ किस तरह रह सकते हैं, इसके ऊपर काम हो, क्योंकि हमारी गंगा जमनी तहजीब सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताकर अपनी बात ख़त्म करूंगा कि जब हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को अहमदाबाद की जेल में जब उन्हें नज़रबंद किया, कैद किया, तो उसी जेल में मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी थे। और अक्सर हुआ ये करता था कि तहज्जुद के वक्त जब मौलाना आराम करते थे तो उन्हें उठाने के लिए, तहज्जुद के लिए महात्मा गांधी उठते और कहते, मौलाना आप उठिए, तहज्जुद का वक्त हो चुका है, उठिए, नमाज पढ़िए और मुल्क के लिए, आज़ादी और अमन के लिए दुआ करिए। तो ये मैसेज, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई वाला मैसेज हमको आम करने की ज़रूरत है। और इसी मैसेज के साथ हम अपील कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में अमन व अमान बरकरार रहे, मोहब्बत और खुलूस हिंदू मुसलमानों में बरकरार रहना चाहिए, तो ही हमारा विकास हो सकता है। वरना ये फासिस्ट ताकतें महाराष्ट्र को ही नहीं बल्कि देश की लोकशाही और संविधान को खतरे में डालने वाली है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। आपके पास अगर कोई सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, कल जेपीसी मेंबर आ रहे हैं और वो एक इनवाइट ओनली शायद मीटिंग है, अगर उसमें मौका मिलेगा तो हम उनसे बात करेंगे। और हमने तो आवाम से अपील किया है कि आप सब मिलकर इसका ऑब्जेक्शन दर्ज करिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने सजेशंस आएंगे इसका ऑब्जेक्शन होगा उतना बेहतर है। 2 साल से अदालत में औरंगाबाद नामांकन का मामला चला जी, अभी तक के आपकी जो भूमिका है वो अभी तक सामने नहीं आई है जी। देशमुख साहब, आप अगर याद करेंगे, आप भी आए थे हमारे पास लास्ट टाइम, हमने सुप्रीम कोर्ट को इसके ताल्लुक से सू मोटो कॉग्निजेंस की हमने बात की थी। हमें यह मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और अदलिया की भूमिका, जब एक मैटर गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्टेड गवर्नमेंट ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो हम उसमें मदाखलत नहीं करेंगे। ये बात चंद्रचूड़ साहब ने बहुत पहले कह दी थी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा ये मैंने अपनी पत्रकार परिषद में कहा था, शायद आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, आप उसे निकाल कर देखिए। और इसी के साथ साथ हमने उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा था कि सिर्फ औरंगाबाद का ही नाम नहीं बल्कि उस्मानाबाद, प्रयागराज जो उधर यूपी में किया गया, ये सारी जो नामांतर की पॉलिसी है, ये पॉलिसी ही फ्लॉड पॉलिसी है। लीगली इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए उस तरीके से वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और ये बात हमने उस टाइम पर भी सामने लाया, लेकिन अफसोस कि उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी। और आप पत्रकार लोगों को ज़्यादा पता है कि अक्टूबर के महीने में पहला नोटिफिकेशन निकला था इस नामांतर के बारे में। आज विषय नामांतर का नहीं है, लेकिन आपने क्योंकि इस बात को छेड़ा है, मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि ये अक्टूबर में लाया गया था। उसके बावजूद बहुत सारे लोग खामोश थे, जब एहतजाज करना चाहिए था नहीं किया गया, और फिर बाद में इस पर कार्रवाई करने की बात हो रही थी। और इस इशू को आराम से हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे इस पर। जी, अभी मोदी सरकार ने जो है उसके ऊपर कानून बनाने का फैसला लिया है, तो पूरे देश के मुसलमानों में नेताओं में हड़कंप मचता है। मेरा सीधा सवाल है, 30-35 सालों से जो वक्फ बोर्ड मुसलमानों के पास था, चेयरमैन मुसलमान था, मंत्री मुसलमान था, वक्फ बोर्ड मुसलमान थे, सब कुछ, उसके बाद भी वक्फ बोर्ड तबाह हुआ, तो उस कारनामों के आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ हद तक गलतियां हमारी भी है,
लेकिन इस कानून के माध्यम से सिर्फ वक्फ बोर्ड को ही नहीं बल्कि मुसलमानों की ज़मीनों को भी हथिया लिया जाएगा। आज वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी जो कुछ हद तक मुसलमानों के पास थी वो भी डाइल्यूट कर ले ली जाएगी। इसीलिए हमें चाहिए कि इसका विरोध किया जाए और जो वक्फ बोर्ड में गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ बात करके उस पर सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग रहेगी। सर आपने इससे पहले देखा होगा मीडिया के माध्यम से, ये बात मैं इशारों में कह रहा हूँ, औरंगाबाद के अंदर जालना रोड मिल और वक्फ बोर्ड यहाँ पर बड़े धन्ना सेठ बैठे हुए हैं। क्या बता पाएंगे कि ये किस तरह से हमारी राजनीति चली, उसके अंदर हमारा क्या रोल प्ले था, कि हम कितने कसूरवार थे इसके अंदर? देखिए, जिन लोगों ने ये सब किया वो सबको पता है कौन लोग थे, अपने ही लोग थे। कुछ लोगों ने इसमें आवाज़ उठाई कुछ देर के लिए और फिर खामोश हो गए। वो क्यों खामोश हुए वो ही जानते हैं। तो देखिए, अब आज वो मौका नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के दरमियान वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ बात करने के लिए आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये मैसेज जनता तक पहुँचाएंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन हम किस तरह सबमिट कर सकते हैं इस पर हमने हमारी बात रखी। आने वाले 1-2 महीने में कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी जी उसके लिए लोगों ने ऑब्जेक्शन खुद भर के डाले जी और एकदम गहरी तलाक के बारे में था। जी इसके अलावा फिर और 1-2 जो इशू आए थे उसमें लोगों ने हर बार अपने पैसे खर्चा करके अपने सारी चीज़ें करके ऑब्जेक्शन डाला है। जी इस बार भी आप बोल रहे लोगों को ऑब्जेक्शन डालिए जी। ना, सरकार टर्न होगी या फिर इसको वक्फ बोर्ड को भी जिस तरह पहले बिल मंजूर कर लिए गए जबरदस्ती या जोर जबरदस्ती के इसके ऊपर वैसे मंजूर कर लिए गए। देखिए, 2014 से 2024 की जो सरकार थी, आप जानते हैं कि ये एक तरफा इन्होंने सारे निर्णय लिए, लेकिन 4 जून 2024 के बाद से हालात बदले हुए हैं, ऑपोजिशन स्ट्रांग है और इस बार जब भी कोई ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है सरकार को इसकी दखल लेनी पड़ रही है। इसीलिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये बिल वापस गया रिव्यू के लिए। अगर ऑब्जेक्शन ऑपोजिशन मजबूत नहीं होता तो शायद ये बिल भी पास हो जाता। तो इसीलिए हमारा ऑब्जेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। पिछली बारी नहीं हो सका, लेकिन इस बार असर होगा, ऐसा हमारा मानना है। तुम्हारे 2 से 3 महीने में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। आपको क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में शहर की फिजा, सियासी फिजा कैसी रहेगी? क्या आप भी देखने को मिल सकते हैं उम्मीदवारों को? देखिए, आज वक्फ अमेंडमेंट बिल का इशू है। शहर की फिजा के लिए एक और पत्रकार परिषद हम आपके लिए बुलाएंगे इंशाल्लाह और उस पर हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। जी जी, हमारे साथ हमारे कमाल फारूकी साहब हैं, ईसा हाजी साहब है जमीयतुल कुरैश के, अफसर बेग साहब हैं, काजी शारिक साहब हैं, सैयद अज़मतुल्लाह साहब है, अहमदुल्लाह साहब है, अकरम भाई है, अकरम शाह साहब है, निसार अहमद साहब है, काजी शकील साहब है, अब्दुल माजिद है।